हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है वो यूनिट 6 यानी हिंदी उपन्यास पे चल रही है, जिसमें जो है मैंने तमस उपन्यास को भी पढ़ाया है। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैला आंचल उपन्यास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। मैला आंचल उपन्यास आप सभी को पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं उन उपन्यास को पढ़ा रही हूँ जहाँ से जो है 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है और हर बार पूछा जाता है। जैसे मैला आंचल हो गया, तमस हो गया, राग दरबारी हो गया और जिंदगी नामा हो गया, धरती धन अपना, ये सारे जो उपन्यास है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं इन उपन्यासों को जो है पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारा दूसरा उपन्यास है मैला आंचल। आप लोग मैला आंचल उपन्यास से भली बात परिचित होंगे, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। एक बहुत बड़ा उपन्यास है ये, और इतने बड़े उपन्यास को एक ही वीडियो में लाना जो है सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तथ्य जो है छूट जाता है। ठीक है, तो मैंने जो है इसका 2 पार्ट किया है। आज जो है हमारा ये पहला भाग है, ठीक है, और इसका दूसरा भाग भी आएगा। मैंने उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है पूरा उपन्यास पढ़ के, ठीक है ना। जितने भी आप सभी को पता है 67 प्रकरण हैं इस उपन्यास में, उसको मैंने सभी को पढ़ा है और पढ़ के जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने उसको हाईलाइट किया है और उस सभी पेजेस को मैंने इस वीडियो में रखा है। ठीक है ना। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है मैंने सब लिया है। उसके बाद जो है मैंने पेजेस को रखे हैं, तो एक एक प्रकरण करके हम सब प्रकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य उसमें। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि 17 जून को जो पेपर हुआ था, आप लोग अगर पेपर दिए हैं तो आपको पता है, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी नए स्टूडेंट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है। वहाँ पे मैला आंचल से क्वेश्चन आया था कि मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया था, ठीक है, या क्या नाम दिया था। तो ऑप्शन में था उसमें चेथरिया पीर का, ठीक है ना, वहाँ का जहाँ पे बावन दास की मृत्यु होती है उसका नाम दिया था चेथरिया पीर का। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है। आप सोचिए, इतना डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डीप तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, यानी सभी जो उसमें प्रकरण दिए गए हैं वहाँ से सभी प्रकरण को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, अब ये जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है मैला आंचल का, जो मैंने अभी आपको बताया बावन दास का, ये लास्ट प्रकरण में आप जाएंगे, यानी 2 खंड है, दूसरे खंड के लास्ट में जाएंगे आप, तो वहाँ पे जो है बावन दास की मृत्यु होती है। वहाँ पे जो गांव वाले जो है ये नाम देते हैं चेथरिया पीर का। ठीक है, तो पूरा उपन्यास को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ठीक है, वैसे ही भी बड़ा PDF में मैंने बहुत कुछ लिया है तो टाइम लगेगा, ठीक है ना, लेकिन आप धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। जब तक आप धैर्यपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आप जब इस उपन्यास को अगर आप पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है, ठीक है ना, कि मूवी हम देख रहे हैं, कोई तुरंत जो है फटाफट जो है, जैसे मूवी में सीन चेंज होता है ना, वैसे इसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है। तो धैर्य के साथ आप लोग जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट बना लीजिएगा। या तो टेलीग्राम चैनल से मैं जो है बढ़ाती हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं उनको पता है, मैं PDF वहाँ पे दे देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैला आंचल उपन्यास। ठीक है, मैला का अर्थ क्या होता है? मैला का अर्थ होता है गंदा, है ना, मैल या गंदा। और आंचल का अर्थ हुआ गांव, है ना, मतलब ऐसा गांव जो मैला है, गंदा है, ठीक है, उसका नाम जो है दिया गया है मैला आंचल। ठीक है, ये जो उपन्यास है फरीश्वरनाथ रेणु का, ठीक है, फरीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है इस उपन्यास का 1954। ठीक है, लेखक हैं फरीश्वरनाथ रेणु। अब हम फरीश्वरनाथ रेणु के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसा कोई भी तथ्य फालतू नहीं मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा ना जाए। ठीक है, बशर्ते आप जब पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं। इनका जन्म जो है 4 मार्च 1921 पूर्णिया जिले बिहार में हुआ था। मृत्यु 11 अप्रैल 1977 पटना बिहार में हुआ था। ठीक है ना, इनके जन्म और मृत्यु और जन्म स्थान ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखेंगे, इन्हें प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है ना,
ध्यान दीजिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु को जो है हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है कि रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन माने जाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि फणीश्वरनाथ रेणु को जो है हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार का जनक माना जाता है। और अगर रचना क्रम में पूछा जाए, रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा नागार्जुन। ठीक है ना, नागार्जुन माने जाते हैं रचना क्रम में। ठीक है ना, मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फणीश्वरनाथ रेणु का सबसे पहला उपन्यास यही है, मैला आंचल, जिसको हम इस क्लास में अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी जो है यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु का जो है उपन्यास मैंने रखा है, इनके सभी उपन्यासों को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला इनका उपन्यास है मैला आंचल 1954 में। ठीक है, विषय वस्तु है इसका पूर्णिया जिले में मेरीगंज गांव की कथा है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। दूसरा इनका है परती परिकथा 1957 में। ठीक है ना, ये जो है मिलान के लिए क्वेश्चन आता है, या तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार देगा, ठीक है, या तो और रचनाओं को देकर के वहाँ पे जो है ये भी रचनाएं होंगी, वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है ना, यह किसका है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। परती परिकथा का जो विषय वस्तु है इसका जो है पूर्णिया जिला, ठीक है ना, इसका भी विषय वस्तु पूर्णिया जिला है, लेकिन परानपुर गांव है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, परानपुर गांव। ठीक है, परती परिकथा का विषय वस्तु है पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है इसमें। ठीक है ना, और मैला आंचल पूर्णिया जिले के मेरीगंज का। ठीक है ना, तो परती से नाम रखिएगा परानपुर गांव का, अगर आता है विषय वस्तु पूछता है तो परानपुर गांव का है। अब देखेंगे दीर्घ तपा 1963 में प्रकाशन वर्ष है इसका भी विषय वस्तु आप लोग जानते रहिएगा। इसका विषय वस्तु है भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी इसमें जो है दी गई है दीर्घ तपा में। ठीक है, जुलूस का देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुलूस उपन्यास जो है फणीश्वरनाथ रेणु का है, 1965 प्रकाशन वर्ष है इसका। इसमें जो है पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए पूर्णिया जिले में शरणार्थी जो आए थे, ठीक है ना, पूर्वी पाकिस्तान से जो पूर्णिया जिले में शरणार्थी आए थे उनकी समस्या का चित्रण किया गया है इसमें जुलूस में। ठीक है, कितने चौराहे देखेंगे, 1966 में है। इसकी विषय वस्तु है बालक एवं मनमोहन को केंद्र में, एक बालक है मनमोहन, उसको केंद्र में रखकर उसकी स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे पलटू बाबा रोड। ठीक है, पलटू बाबा रोड 1979 में है प्रकाशन वर्ष इसका। पलटू बाबा रोड का जो है विषय वस्तु है पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। इसका भी पूर्णिया जिला ही है इस उपन्यास का भी। ठीक है ना, आगे देखेंगे राम रतन राय इनकी जो है अपूर्ण उपन्यास है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, राम रतन राय उपन्यास जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है, सॉरी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक जो है हमने जाना सारा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे सारे तथ्य जो है मैला आंचल उपन्यास के बारे में। ठीक है, प्रकाशक है राजकमल प्रकाशन दिल्ली। ठीक है ना, राजकमल प्रकाशन दिल्ली। यहाँ पे देखेंगे मैला आंचल हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि फणीश्वरनाथ रेणु जो है प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता माने जाते हैं, तो ऑफिशियली इनका जो मैला आंचल उपन्यास है वो आंचलिक उपन्यास माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक देहाती दुनिया है शिव पूजन सहाय की रचना है वो। ठीक है, उसका प्रकाशन वर्ष है देहाती दुनिया का 1926। ठीक है, शिव पूजन सहाय का है। कई विद्वानों ने जो है शिव पूजन सहाय की रचना उपन्यास देहाती दुनिया को उन्होंने जो है आंचलिक उपन्यास माना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्वमान्य रूप से यही है मैला आंचल ही। ठीक है, आगे देखेंगे मैला आंचल सर्वप्रथम समता प्रकाशन पटना से 1954 में प्रकाशित हुआ था, परंतु राजकमल द्वारा मैला आंचल की सारी प्रतिमा खरीद कर 1954 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैला आंचल जो है सर्वप्रथम समता प्रकाशन पटना से प्रकाशित हो चुका था, परंतु राजकमल द्वारा जो है मैला आंचल दोबारा इसकी सारी प्रतिमा खरीद कर जो है राजकमल जो था उसने जो है खरीद कर इसका प्रकाशन 1954 में किया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, मिलान में जो है क्वेश्चन आता है इस तरह का। आगे देखेंगे
उपन्यास के नामकरण के संबंध में अपने एक साक्षात्कार में रेणु ने स्वीकार किया है कि मैला आंचल नाम उन्होंने पंत जी की कविता से लिया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मैला आंचल जो शीर्षक है, फरीश्वरनाथ रेणु जो शीर्षक लिए हैं मैला आंचल, ये कहाँ से लिए हैं, ये भी क्वेश्चन आया था पिछली बार। ठीक है, 17 जून को जो हमारा पेपर हुआ था, आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैला आंचल जो शीर्षक है वो फरीश्वरनाथ रेणु ने सुमित्रा नंदन पंत की रचना ग्राम्या, ठीक है, ग्राम्या जो उनकी रचना है वहाँ से लिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, नाम नहीं दिया है लेकिन मैं बता दे रही हूँ, आप लोग ग्राम्या नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस रचना से लिया गया है, तो ग्राम्या। ठीक है ना, पंत जी की कविता से लिया था। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल, भरा मेला सा आंचल, नैनों में गंगा। ठीक है ना, ये ग्राम्या का है, ये जो यहाँ पे पंक्ति दी गई है ये ग्राम्या जो सुमित्रानंद पंत की रचना है वहाँ से जो है ये दिया गया है। ठीक है ना, यहीं से जो है इन्होंने फरीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल शीर्षक लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यमुना जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, ठीक है ना, यहाँ तक ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रथम खंड 27वां परिच्छेद में प्रशांत के मुख से यह गीत निकलता है। ठीक है ना, यही गीत जो है अभी हम पढ़ेंगे जब प्रथम खंड के 27वां परिच्छेद में आप जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जो है ये गीत प्रशांत के मुख से निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मैला आंचल की कथा 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि मैला आंचल की कथा जो है 2 खंडों में, कितने खंडों में विभक्त है, तो ध्यान रखेंगे 2 खंडों में। प्रथम खंड आज़ादी के पूर्व की कथा है, दूसरे खंड में जो है आज़ादी के बाद की कथा है। ठीक है ना, प्रथम खंड आप पढ़ेंगे तो आज़ादी के पहले की कथा आपको पता चलेगा, और दूसरे खंड को आप पढ़ेंगे, दूसरे खंड में सारे परिच्छेदों को पढ़ेंगे, तो चाहे परिच्छेद कह लीजिए या प्रकरण कह लीजिए ना, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो आज़ादी के बाद की कथा है दूसरे खंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे मैला आंचल उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले मेरीगंज अंचल गांव का है। ठीक है, सभी को पता है मैला आंचल उपन्यास की कथा जो है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का जो है इसमें जो है कथा दिया गया है। आगे देखेंगे, यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है, जैसा पहले मैंने बताया, लेकिन वहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि कथा जो है एक स्वतंत्रता के पहले है और स्वतंत्रता के बाद का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्रथम खंड में 14 परिच्छेद हैं, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। ठीक है ना, यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं, 44, और दूसरे खंड में जो है 23 परिच्छेद हैं। ठीक है ना, परिच्छेद कहिए या प्रकरण कहिए। मैला आंचल उपन्यास में कुल कितने प्रकरण या परिच्छेद हैं, तो 67। ठीक है ना, 67। ठीक है, आगे देखेंगे आंचलिक उपन्यास का नायक अंचल ही होता है, इसलिए इस उपन्यास का नायक मेरीगंज है। ठीक है ना, आंचलिक का मतलब जो है अंचल होता है यानी गांव होता है, इसलिए इस उपन्यास का नायक मेरीगंज गांव ही है, ना कि कोई पात्र है। ठीक है, पात्रों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे देखेंगे हिंदी में गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना है, किसने माना है, तो आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा ने माना है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। रेणु जी को मैला आंचल उपन्यास पर पद्मश्री पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस उपन्यास पे जो है फरीश्वरनाथ रेणु को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, और हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास जो है इसे माना जाता है, किसने माना है, नलिन बिलोचन शर्मा ने। ठीक है, इस उपन्यास की भाषा आंचलिक है, बिल्कुल टोटल आंचलिक भाषा है। ठीक है ना, कहीं से और आपको इसमें जो भाषा नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे जो है मैला आंचल उपन्यास का नायक मेरीगंज है। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ लिया, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरीगंज का जो है मैला आंचल उपन्यास का नायक कौन है, तो मेरीगंज ही है, ये आप ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, मेरीगंज नामकरण नील के व्यापारी डब्ल्यू मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर रखा था। इसकी पूरी कहानी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, आपको टाइम लग जाएगा, और वही कहानी आगे अभी मैं आप लोगों को जो है बुक के माध्यम से पढ़ाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, मुझे पूरी स्टोरी पता है, अगर मैं स्टोरी बता दूँ तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने सब कुछ लिया है, तो आप जो है अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैं हाईलाइट करी हूँ वो मैं खुद पढ़ूँगी, आपको बताऊँगी वहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, स्टोरी भी आपको पता चलता जाएगा और सारे परिच्छेद भी हमारे पूरे होते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज
अंचल में 3 प्रमुख दल हैं, या जो मेरीगंज जो गांव है उसमें जो है 3 प्रमुख दल हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने अलग से इसको लिख लिया है, ठीक है। वहाँ पे जो है मैंने हाईलाइट कर रखा है वहाँ पे, लेकिन मैंने इसको अलग से लिख लिया है, तो अलग से आप लोग भी लिख लीजिएगा ताकि याद रहे, ठीक है। मेरीगंज अंचल में जो है 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ टोली है, राजपूत टोली है, यादव टोली है, ठीक है। मेरीगंज एक गाँव है जहाँ पे आपको पता है अंधविश्वास बहुत सारे, वहाँ पे जो है जो लोग हैं बहुत उनके अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है, ठीक है ना। अपने में आपस में लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज, जो मतलब भाषा आपको अभी बताया गया अंचल की भाषा है, वहीं पे जो है मिथिला की भाषा है, ठीक है। तो अपने में गाली गलौज, मारपीट, ये सारी मतलब अंधविश्वास इतना है। अगर वहाँ बंदा कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको जो है वो दूसरा रूप मतलब बता देते हैं, इसको झाड़ फूँक करवाना, ज्योतिषी के पास जाना, मतलब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हर तरह के लोग हैं वहाँ पे, अलग अलग टोलियाँ बटी हुई हैं। आप गांव में अगर गए होंगे तो आपको पता होगा, अलग अलग टोली होती है, उनका नाम भी होता है अलग अलग, तो वही जो है यहाँ पे दिया गया है। तो कायस्थ टोली है, जो कायस्थ टोली के जो मुखिया हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मालिक हैं, ठीक है। विश्वनाथ, इनकी बेटी होती है कमला। राजपूत टोली के जो हैं मुखिया हैं ठाकुर राम कृपाल सिंह। यादव टोली के हैं खिलावन यादव, ठीक है ना। इन टोली के जो मुखिया हैं इनका नाम भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 3 राजनीतिक टोली है, 3 जो है राजनीतिक टोली है, कौन कौन सी? कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पार्टी, ठीक है ना। यहाँ पे सोशलिस्ट तालब बेसा होगा बीच में, ध्यान रखेंगे। एक अलग से संथालों की जो है अन्य टोली है, ठीक है। वहाँ पे जो है संथाल भी रहते हैं, जो बहुत मारे जाते हैं संथाल, बहुत भीषण लड़ाई होती है, ठीक है। अब जो है आपको अच्छे से पात्र परिचय यहाँ पे मैंने रखा है, ये आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, वैसे ही आपको स्टोरी अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बुक को पढ़ना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ गया डीपली तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पात्र परिचय। सबसे पहले लेंगे डॉक्टर प्रशांत, जो मेरीगंज अंचल में रहकर मलेरिया का कालाजार पर रिसर्च करता है। डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज में रहकर वहाँ के लोगों का इलाज करता है, ठीक है। जबकि डॉक्टर प्रशांत को जो है स्कॉलरशिप आता है और उसको विदेश जाने के लिए जो है बोला जाता है, लेकिन वो वहाँ विदेश ना जा कर के जो है मेरीगंज गाँव में आता है, कहता है कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत कमली का प्रेमी और अंत में उसी का पति बनता है, यहाँ पे बन तो नहीं होगा, बनता है। डॉक्टर प्रशांत का संबंध उपाध्याय परिवार से है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि डॉक्टर प्रशांत का संबंध किस परिवार से है, उपाध्याय परिवार से है। छोटन बाबू की रिपोर्ट पर डॉक्टर प्रशांत की गिरफ्तारी हो जाती है। छोटन बाबू जो है कुछ ऐसे रिपोर्ट देते हैं जिनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जिस वजह से झूठा रिपोर्ट दे देता है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अभी आगे देखते हैं। अगला पात्र है कालीचरण, जो मेरीगंज में युवा वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, ठीक है ना। ये अच्छा इंसान रहता है कालीचरण, ठीक है। मेरीगंज कालीचरण का ननिहाल है, मेरीगंज जो है वो कालीचरण का ननिहाल में है, यानी ननिहाल में रहता है। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख नेता है, ठीक है ना। सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख नेता रहता है अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला कालीचरण का राजनीतिक गुरु बालदेव है। बालदेव जो है किसका गुरु है? तो कालीचरण का है, ठीक है ना, राजनीतिक गुरु है। मेरीगंज में उसका अखाड़ा और कीर्तन केंद्र है, किसका? बालदेव का। मेरीगंज में जो है उसका अखाड़ा और कीर्तन केंद्र है, मंगला का प्रेमी है। बालदेव जो है मंगला का प्रेमी है, ठीक है ना। यहाँ पे गंज होगा, गेज लिखा हो, वो जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ ना, उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर राइटिंग हो जाता है, ठीक। आगे देखेंगे बावन दास एक सच्चा कांग्रेसी भक्त है, ठीक है ना। बावन दास को देखेंगे, एक सच्चा कांग्रेसी भक्त है, बार बार जो है गांधी जी की जय बोलता रहता है ये, ठीक है। गांधी का लघु संस्करण कहा जाता है। इसको जो है एक उपमा दी जाती है इसकी, जो गांधी जी का लघु संस्करण, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि गांधी जी का लघु संस्करण महिला आंचल में किस पात्र को नाम दिया गया है, तो बावन दास, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे एक राम नाम, इसका जो है गीत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बावन दास का है। एक राम नाम का धन साचा, जग में कुछ न बाँचा हो, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिया है, तो ध्यान रखिएगा, बावन दास का है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है विश्वनाथ प्रसाद, जो तहसीलदार है, कमला का पिता है, ठीक है ना। गांव में 1000 बीघा ज़मीन का मालिक है, ठीक है। गांव में जो है 1000 बीघे ज़मीन का जो है मालिक है। पुलिया टोली, धुनिया टोली और कुर्मी टोली पर अधिकार है। इन 3 टोलियों पर जो है इसका अधिकार है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ महिला आंचल उपन्यास के अनुसार विश्वनाथ
प्रसाद का किन किन टोलियों पे जो है इसका अधिकार होता है। तो 3 टोलियाँ ये दे देगा, और भी है, मैंने आगे आपको पढ़ाया, वहाँ से एक दे देगा। तो नाम ध्यान रखिएगा, पुलिया टोली, धानुक टोली और कुर्मी टोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपन्यास के अंत में हृदय परिवर्तन गाँव वालों को 5 बीघा की दर से ज़मीन जो है वापस लौटा देता है। विश्वनाथ जो है इसका जो है लास्ट में आप जाएंगे, खंड 2 पढ़ेंगे तो लास्ट परिच्छेद में जाएंगे 23वें में, तो वहाँ पे जो है इसका हृदय परिवर्तन होता है और जो है ज़मीन जो है 5 बीघा की दर से सबको लौटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस पात्र का जो है हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, तो विश्वनाथ का। ठीक है, अब देखेंगे बालदेव गोप। बालदेव गोप जो है नमस्कार की जगह हमेशा जय हिंद बोलने वाला पात्र है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि मैला आंचल उपन्यास में ऐसा कौन सा पात्र है जो हमेशा जो है नमस्कार की जगह जय हिंद बोलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बालदेव गोप है। चन्नन पट्टी निवासी करम भूमि मेरीगंज गांधी जी का भक्त अहिंसा का पुजारी है। ठीक है ना, चन्नन पट्टी का निवासी है, करम भूमि है उसका, करम भूमि है मेरीगंज। ठीक है, गांधी जी का भक्त अहिंसा का पुजारी है। आगे देखेंगे जोलखी काका, गांव का ढोंगी ज्योतिषी है। ठीक है, जोलखी उसको बोलते हैं, ज्योतिषी रहता है। ठीक है, जोलखी काका गांव का ढोंगी ज्योतिषी है, अंधविश्वासी है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास ये जो है फैलाता है। ये जोलखी काका बहुत नालायक होता है। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत को जर्मनी का जासूस कहता है। जब डॉक्टर प्रशांत जब आता है ना, तो इसको कहता है ये जर्मनी का जासूस है ना, तो उसके लिए बहुत जांच पड़ताल होती है। अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। राम नारायण जोशी का पुत्र है। ये जो राम नारायण है वो जोशी है उसका पुत्र है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ रही हूँ, मतलब पात्रों के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे सुमृत दास जो है मैला आंचल उपन्यास का नारद मुनि है। ठीक है ना, ये जो है नारद मुनि है। नारद मुनि से आप समझ सकते हैं कि क्या इसका जो है चरित्र होगा। आगे देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मलिक का चपरासी है। ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद मालिक का जो है चपरासी है और नारद मुनि भी है, इधर का उधर करता रहता है। अब यहाँ पे गांव के चील कौवे उड़ेंगे, गांव पर बुरे ग्रहों का फेर, ये जो है सुमृत दास गाता है ये गीत जो है यहाँ पे। ठीक है, तो गीत को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महंत रामदास जो है महंत सेवादास का चेला है और खजरी बजाता है। खजली, ये खजनी नहीं होता है जो ऐसे हाथ में लेके बजाते हैं, उस टाइप का। ठीक है ना, मंदिरों में आप लोगों ने देखा होगा। महंत रामदास, ठीक है ना, महंत रामदास का जो है वो चेला होता है। ठीक है, सेवादास का चेला होता है ये रामदास। ठीक है, वो दोनों नालायक होते हैं ये। महंत सेवादास, अब देखिएगा, महंत सेवादास मेरीगंज का ज्ञानी साधु, मेरीगंज का जो है ज्ञानी साधु है। लक्ष्मी का शोषण करने वाला है, लक्ष्मी को दासी बनाकर रखता है। ठीक है, लक्ष्मी जो है पात्र इसमें है, उसका शोषण करता है और उसको दासी बना के रखता है। लक्ष्मी का देखेंगे, लक्ष्मी पात्र है। अगली पात्र मैला आंचल उपन्यास के बेसहारा पात्र है। ठीक है ना, इसका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा पात्र है। रामदास और सेवादास लक्ष्मी का शोषण करते हैं, यानी दोनों जो है गुरु चेला मिलके इसका जो है शोषण करते हैं। बाद में लक्ष्मी बालदेव गोप के साथ गृहस्थी बसाती है। बालदेव गोप जो है जो गांधी जी का भक्त है, यहाँ पे हमने देखा ना बालदेव, ये देखिए नमस्कार की जगह जो जय हिंद बोलता था, उसी के साथ जो है लक्ष्मी घर बसाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कमली पात्र जो है, देखिए कमली हो या कमला हो, बात एक ही है। ठीक है, नाम एक ही है दोनों। विश्वनाथ की पुत्री है, डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है, विवाह से पहले गर्भवती होती है। इसका एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम क्या होता है, वात्सलायन, ऐसे ही कुछ है नाम, मुझे याद नहीं है, जुबान पे ही, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, आगे पता चल जाएगा। नीलोत्पल, हाँ नीलोत्पल नाम रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत और कमली का जो पुत्र होता है उसका नाम रहता है नीलोत्पल। अब जो है एक ममता है, डॉक्टर प्रशांत की मददगार सलाहकार है, डॉक्टर प्रशांत की दोस्त होती है ये ममता। इसको जो है बार बार इसको लेटर लिखता रहता है। ठीक है, जब वहाँ से आता है तो इसको भेजती है, कहती है जाते ही मुझे लेटर लिखना। तो ये जो है लेटर लिखता है, 1 हफ्ते हो जाता है, तो सारा 1 हफ्ते का जो कच्चा चिट्ठा होता है, गाँव का जो माहौल होता है, जैसे लोग होते हैं, सबके बारे में लिख के जो है कमली को भेजता है और कहता है कि ठीक है, अभी तब तक इसको बीच में कोई बुलाने आ जाता है, तो ये जाता है, फिर कहता है, चिट्ठी में लिखता है कि मैं बाद में जो है आपको मैं बताऊंगा अब आगे की बातें। तो ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसको पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर प्रशांत जो है किसको चिट्ठी लिखता है, तो ममता को। ठीक है, ममता इसकी दोस्त है। अन्य पात्र,
अन्य पात्र देखेंगे मंगला देवी, फुलिया, कुसमी, चिचाई की माँ, राम खेलावन यादव, राम कृपाल, राम पियरिया, रमजू की माँ आदि। ये सारे जो है अन्य पात्र हैं। ठीक है, पात्रों की संख्या कम से कम 256। ठीक है ना, पात्रों की संख्या जो 256, अगर छोटपुर जो है जोड़ेंगे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पात्र हैं इसमें। ठीक है ना, तो जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनके इर्द गिर्द एक कहानी घूम रही है, स्टोरी घूमती है मेला आंचल की, उनके जो है उन्हीं सभी पात्रों को मैंने लिया है। और अभी जब हम पढ़ेंगे बुक में तो इन्हीं सब पात्रों का आपको जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रथम संस्करण की भूमिका, जो खुद किसने लिखा है? फरीश्वरनाथ रेणु ने। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ही मैंने ये बनाया है, इतनी मेहनत करके। मुझे 2 दिन लगा है पढ़ के इसको PDF को तैयार करने में। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मेरी जो है सारी मेहनत बेकार है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रथम संस्करण की भूमिका। फरीश्वरनाथ रेणु कहते हैं प्रथम संस्करण की भूमिका में ही इन्होंने कहा है कि यह है मेला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि किस संस्करण में है, तो प्रथम संस्करण की भूमिका से लिया गया है ये कथन। ठीक है, यह है मेला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से से एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। ठीक है, अब खुद जो है साक्षात जो है ये अंचल है, आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, खुद ये वहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो ये साक्षात इनका जो है उपन्यास है। ठीक है, देखते हैं, कहते हैं इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया मैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन, कई बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो मेला आंचल की भूमिका से लिया गया है, फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे कहते हैं कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। ठीक है ना, कहते हैं पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा किया, जो भी हो, लेकिन मैंने अपनी निष्ठा के साथ जो है कमी महसूस नहीं करता, यानी जो भी मैंने किया सही किया। ठीक है, तो ये भूमिका है, थोड़ी सी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ से हमारा प्रथम खंड जो है स्टार्ट होता है। प्रथम खंड में देखिएगा, पहला परिपेक्ष पहला यानी कि प्रथम खंड का पहला प्रकरण। ठीक है, कहते हैं गांव में एक खबर तुरंत बिजली की तरफ फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्तार कर लिया और बेबी और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गया। ठीक है ना, प्रथम खंड में जो है, प्रथम परिपेक्ष में जो है ये स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि गांव में ये खबर जो है तुरंत बिजली की तरह फैल जाती है कि मिलिट्री का बहरा चेथरू जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और लोबिन लाल के कुएं से जो है बाल्टी खोलकर ले गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यद्यप 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो कोई फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर थी, और न ही आंदोलन की लहर इस गांव में पहुंची थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। यहाँ पे लिखा है मोगलाही, है ना, मोगलाही स्टेशन, ध्यान रखिएगा। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठा कर ले गए। ठीक है ना, मोगलाही स्टेशन पे जो है एक गोरा सिपाही किसको उठा कर ले गए? एक मोदी की बेटी को उठा कर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई। ठीक है ना, सिख और गोरे सिपाहियों में क्यों लड़ाई हुई थी? तो मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही जो है एक मोदी की बेटी को उठा कर ले गया था, तो इसीलिए जो है गोरे सिपाही और सिख में लड़ाई हो जाती है। गोली चल गई
ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी। ठीक है ना, ढोल बाजे में जो है पूरे गांव को घेर कर जो आग लगा दी जाती है। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुहसूर, यहाँ पे क्या लिखा है, मुसहूर है ना, मुसहूर के ससुर ने अपनी आंखों से ये देखा था। ठीक आग में भुनी गई मछलियों की तरह जो है लोगों की लाश महीनों तक पड़ी और कौवा भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरू, कैसे कैसे नाम है ना, मुसहरू है ना। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है, वह झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई काली माँ दुहाई, कहता है दुहाई काली माँ दुहाई लहर सिंह जो है। अब कहता है कि यह सब गुवर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ बातचीत होती है, जो लहर सिंह है वो बोलता है ये सब जो है गुवर टोली के बलिया की बदौलत जो है हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो हाईलाइट किया है मैं वही पढ़ूंगी, आगे देखेंगे। बैठकर मूवी, यहाँ पे देखिए एक बात ज़रूरी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो है आंचलिक उपन्यास है, तो आंचल के जो है लैंग्वेज मेरी मिथिला यानी बिहार के जो है वहाँ के गांव का जो है इसमें भाषा यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे जो है इतना गंदा लैंग्वेज वो इसमें यूज़ किया गया है जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो मैं जो हाईलाइट करी हूँ वही पढ़ूंगी, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF में दे दूँगी। ठीक है, अभी इस वीडियो में जो है मैं 13 प्रकरण को मैंने रखा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो है मैंने सारे प्रकरण को हाईलाइट करके रखा है, और वहाँ पे जो है आपको और कुछ तो बताना नहीं होगा, मुझे सारे प्रकरण को ही मुझे पढ़ के बताना होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो होगा तो उसको हम पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ये उपन्यास। ठीक है, आगे देखेंगे। कहता है सलाम हुजूर। बिरंची के समान सिर के नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा ही में मियाँ उठा। आगे देखेंगे। हुजूर ताबे, ये फर्स्ट वाले में है। ठीक है ना, फर्स्ट खंड मतलब पहले खंड में हम लोग पढ़ रहे हैं। हुजूर ताबेजार राजा पारबंगा का तहसीलदार है। ठीक है ना, हुजूर ताबेजार राजा जो है पारबंगा का तहसीलदार है। मीनापुर सर्किल का वो, देखते हैं थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं इसको, है ना। वो आप तहसीलदार हैं, ठीक बात है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ठीक है ना, कहता है यहाँ पे जो है मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यही बागान का ज़मीन में मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह ज़मीन बहुत पहले दे दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरची हाथ जोड़े खड़ा है। बिरची जो है हाथ जोड़े खड़ा है। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब एक कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही है। ठीक है ना, पैमाइश हो रही थी। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे थे। टोपा वाले एक साहब तहसील साहब से हंस हंस कर बात कर रहे थे। आगे देखेंगे। और अंत में यादव टोली के लोग जो है बलदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुराजी को पकड़ने वाले को सरकार बहादुर को की ओर से जो है इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब देखो तो, कहते हैं लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। ठीक है, लेकिन साहब जो है देखते ही गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं क्या बात है, इसको क्यों बांध कर लाए हो, इसने क्या किया। ठीक है, इसने क्या किया। आगे कहते हैं हुजूर यह सुराजी बालदेव गोप है। कहते हैं सब जो वहाँ उसके जो आदमी होते हैं उसको कहते हैं हुजूर ये सुराजी बालदेव जो गोप हैं जो 2 साल जेल जो है खटकर आए हैं। ठीक है, जो दो साल जो है जेल खटकर कौन आया रहता है, तो बालदेव गोप जी। ठीक है ना, 2 साल जो है जेल खटकर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नन पट्टी का है। ठीक है ना, बालदेव जो मैंने आपको चरित्र इनका जो है पात्रों को परिचय मैंने जब दिया था तो वहाँ पे मैंने बताया था। इसकी जो है कर्म भूमि जो होती है वो होती है मेरीगंज। ठीक है ना, और जन्म कहाँ का है, चन्नन पट्टी। ठीक है ना, कहते हैं कि ये इस गांव का नहीं है, चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है, ये अपने मौसी के यहाँ आया रहता है। ठीक है, अद्धड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है, तो इसको बांधा काहे हो। कहते हैं कि तो इसको बांधा है काहे। ठीक है,
अरे बालदेव, कहते हैं अरे बालदेव, साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बालदेव है सर, यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम के कार्यकर्ता हैं, बड़ा बहादुर है। ठीक है ना, वहाँ पे जो है बालदेव को जो है पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम के कार्यकर्ता हैं और बड़े बहादुर हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे जो है यहाँ पे बातचीत होती है। फिर यादव कहते हैं ये बहुत बहादुर हैं। यादव के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब को किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में यानी आपके गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। ठीक है, तहसीलदार साहब ने ज़मींदार के खाते और नक्शे के तावीज़ करके कहा, हुजूर ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। कहता है ज़मीन कितनी है? हुजूर ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठीक है, अब यहाँ से इनकी बातचीत होती है, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे खंड में, दूसरे परिच्छेद में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पढ़ते हैं इसको भी। पूर्णिया ज़िले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं। ठीक है ना, पूर्णिया ज़िले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जहां भी अपने नामों पर नीलहे साहब का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोरियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियाँ याद दिलाती हैं। ठीक है, याद दिलाती हैं। वहाँ पे जो है कोठी रहती है पूर्णिया ज़िले में, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। ठीक है, गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, ज़रा यहाँ गाड़ी धीरे हाँकना, कन्या जो है साहब की कोठी देखेगी। यही है मैके साहब की कोठी, यही है मैके साहब की कोठी। वहाँ है नील, कहता है वहाँ है नील महने का हौज, महले का हौज, महने लिखा है, महले का हौज। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है गांव का है, वहाँ मिथिला का, तो इसमें थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है, आगे देखेंगे। नई दुल्हन हुआर के पर्दे हटाकर घूंघट की जरा पीछे खिसक कर झाँकती है, वो जो है देखती है वहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तबड़ना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। एक मिनट पूरा पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, नई दुल्हन जो ओहार यानी जो घूंघट होता है, ओहार के पर्दे को हटाकर, नहीं जिसमें बैठी होती है ना डोली में, तो उसको हटा करके पर्दा जो हटाकर देखती है, घूंघट हटाकर देखती है, जरा पीछे खिसकाकर झाँकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर है, कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहेब की कोठी थी, यहाँ साहेब मेम रहते थे। कहता है यहाँ साहेब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटे हुए तीर्थयात्री की बैलगाड़ियाँ यहाँ कुछ देर रुक जाती थी। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास आ जाते थे। बुढ़िया जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती है। ठीक है, ऐसा ही गांव एक मेरे यहाँ है। कहता है ऐसा ही गांव है मेरीगंज। कहता है ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब, ध्यान दीजिएगा, स्टेशन से जो है कितना है 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। ठीक है ना, बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस जंगल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। ठीक है ना, इस जंगल के लोग इसे क्या कहते हैं? तो नवाबी तड़बन्ना। किस नवाब ने इस तड़ के बने को लगाया होगा? ठीक है, कहना कठिन है। ये तड़बन्ना किसको कहा जाता है? जो बूढ़ी कोसी के किनारे, जो बूढ़ी कोसी नदी है उसके किनारे किनारे जो ताड़ के पेड़ और खजूर के पेड़ लगे हुए हैं ना, उसको जो है गांव के लोग जो है क्या कहते हैं? नवाबी तड़बन्ना। ठीक है, इसको जो है किस नवाब ने इस ताड़ के बन को लगाया होगा? कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ के आसपास जो है हलवाहे चरवाहे इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी रोक
मोटर गाड़ी देखे ना, रोकसाला मोटर गाड़ी अर्थात ताड़ी के नशे में, अर्थात ताड़ी वाड़ी पी के जो वहाँ पे जो गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें वहाँ पे कही गई हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, आज के करीब 35 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव के कोठी की नींव डाली थी, ठीक है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन W. मार्टिन ने इस गांव में एक कोठी की नींव डाली, आसपास के गांव में ढोल बजाकर ऐलान कर दिया कि आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी, ठीक है ना। मेरी मार्टिन जो था उसकी एक नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था। बस और आता जाता कहाँ, साहब ने 50 कोड़े लगाए थे गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी जो है नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने गांव का नाम बदलकर रोहतक स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर, रोहतक स्टेशन से जो है मेरीगंज नाम जो है रख दिया जाता है, मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव के पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मैम मेरी को लाने के लिए कोलकाता गए हैं, ठीक है ना। इतना काम करके जो है अपनी बीवी को लेने गए हैं। गांव की सबसे बूढ़ी भैरव की माँ यदि आज रहती तो सुना देती। आहा, परी की तरह थी साहब की मेम, इंद्रासन की परी की तरह, ठीक है। आगे कहते हैं, लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक एक सप्ताह बाद ही मेरी को जड़ैया ने धर दबाया। मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ के डिस्पेंसरी खुलवाना ज़रूरी था, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ जो है पोस्ट ऑफिस से पहले डिस्पेंसरी खुलवाना ज़रूरी था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रोहतक की ओर दौड़ाया। अपने घोड़े को कहाँ दौड़ाया? रोहतक की ओर दौड़ाया। रोहतक स्टेशन पहुँचने पर मालूम पड़ा कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली गई, यानी पूर्णिया जिले जो जाने वाली गाड़ी थी 10 मिनट पहले चली गई। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर दौड़ाया। रोहतक से पूर्णिया 12 कोस है, ठीक है ना। पूछा जा सकता है रोहतक से पूर्णिया जिला जो है कितनी दूरी पर है, तो 12 कोस है। मेरीगंज में किसी से पूछिए, वो आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया, ठीक है ना, पुरैनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा तो पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी भी पहुंची नहीं थी, ठीक है ना। पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया ने निगल चुका था, ठीक है ना। तब तक जो है मेरी जो है मर चुकी थी, उसको मलेरिया हुआ था, ठीक है। ट्यूबवेल के आसपास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते मेरी मर गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया जिला गया और सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए ज़मीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन रजिस्ट्री भी कर दी उसने, ठीक है। अधिकारियों ने जो है उसको आश्वासन दिलाया अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगा। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया, ठीक है ना। मिलके जो है नील युग का अंत कर देते हैं। कोयले से नील बनाने के वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीलहे साहब को कोठियों की दीवारों में अरार कर गिर पड़ी, ठीक है। कोठियाँ जो दीवारें थी वो गिर पड़ी। आगे देखते हैं, साहब की कोठियाँ बेचकर जमींदारी खरीदनी शुरू हुई, ठीक है ना। साहब की जो कोठी थी जो गिर गई उसको बेचकर जो है जमींदारी खरीदनी शुरू हो गई। बहुतों ने व्यापार प्रारंभ कर दिया वहाँ पे। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया था। बगल में रद्दी कागजों की पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर महीने कहता था कि गवर्नमेंट ने डिस्पेंसरी का बनाने का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली में दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा, ठीक है ना। बहुत उदास होकर जो मेरीगंज लौटता है, मेरी की कब्र पर लौट कर सारा दिन रोता रहा।
डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागल मन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे काके भेज दिया। कहाँ भेज दिया? काके। ध्यान रखिएगा, कहाँ भेजा गया था मॉर्टिन को? काके, ठीक है ना। काके भेज दिया और काके के पागल खाने में, कौकल पागल खाना है, ठीक है ना, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के एक जंगल में आज भी मेरी के कब्र मौजूद है, ठीक है ना। वहाँ पे जो है कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी के कब्र मौजूद हैं। कोठी की इमारत ढह गई है, नील के हौज टूट फूट गए हैं, पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल वहाँ पे जो है तैयार हो गया है। लोग इधर उधर दिन में भी नहीं जाते। कमली आम का बाग, तहसीलदार साहब। अब देखिए यहाँ पे कहाँ बातचीत हो रही थी, मैंने कहा ना मूवी चलती है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, गाना चल रहा है, गाने में जो है हीरोइन कपड़े बदल लेती है, कोई बरसात का सीन है तो कहीं धूप का सीन है तो कहीं शहर का है तो कहीं गांव का, ऐसे ऐसे सीन आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे इसमें मतलब इस उपन्यास में भी आपको पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है ना। लोग इधर उधर जो यहाँ पे दिन में भी नहीं जाते थे जहाँ पे मेरी का कब्र है, ठीक है। कमली आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, ठीक है। कमली आम का बाग जो है तहसीलदार यानी विश्वनाथ ने जो है अपने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है। किंतु कोठी के जंगल में, किंतु जो है कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है, ठीक है। जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी लोग उसे भूतहा जंगल कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे मेरी का कब्र है उसे कहा लोग क्या कहते हैं, तो भूतहा जंगल कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, ततमा टोल का नंदलाल एक बार ईंट लेने गया, ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से नंदलाल वहीं ढेर हो गया, बगुले की तरह उजली प्रेतनी, ठीक है। ये हौसला बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरीगंज एक बड़ा गांव है, बाहरों वरन के लोग रहते हैं। मेरीगंज जो है एक बहुत बड़ा गांव है और बारहों वरन के लोग रहते हैं, यानी हर तरह के लोग हैं वहाँ पे, हर तरह की टोली बटी हुई है, अलग अलग टोलियों के अलग अलग नाम है, ठीक है। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं, ठीक है ना। गांव के पूरब में एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, यानी कमला नदी जो भर जाती है। बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है, मछलियाँ और कमल के फूलों से भरे हुए होते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोसी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहतक स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में जो गांव के लोग तरह तरह की कहानियाँ कहते रहते हैं। गांव में किसी भी यहाँ शादी ब्याह या श्रद्धा भोज हो, गृहपति स्नान हो, गले में कपड़े डालकर खूब डालकर जो है कमला मैया का पान सुपारी नियंत्रित करता रहता है, यानी कमला जो नदी इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया था, ठीक है ना। सरकार ने यादवों को जो है क्या मान लिया था, राजपूत मान लिया था। इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा, खुद वकील साहब कह रहे थे, ठीक है। इसमें जो है बातचीत होते, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा इनके होता है तो यादवों की टोली में, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। खुद वकील साहब जो है कर रहे थे। आगे देखेंगे, राजपूत को ब्रह्मा टोली के पंडितों ने समझाया, राजपूतों को जो है ब्राह्मण टोलियों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उसकी रक्षा की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह कथन पूछा जा सकता है किसका है, तो ब्राह्मण टोली के पंडितों का है, ठीक है ना। घोर कली काल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा लें, ठीक है। आगे कहते हैं, ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी जी आज भी कहते हैं, ब्राह्मण टोली के जो बूढ़े ज्योतिषी हैं वो आज भी कहते हैं कि यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूम फोड़ छतरी तो अभी नहीं सुना है, शिव हो, ठीक है, शिव शिव बोलते हैं। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, ठीक है ना। दूसरे खंड में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरे खंड कह रही हैं, दूसरा प्रकरण पढ़ रहे हैं पहले खंड का, ठीक है। अब गांव में जो है 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत, यादव, ठीक है ना। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं, ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधा अनुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक राजा पारबंगा के तहसीलदार हैं, ठीक है ना। कायस्थ टोली के मुखिया कौन है, आगे मैंने बताया था, जब मैंने वहाँ पे पात्र परिचय बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है ना। कायस्थ टोली के मुखिया जो है विश्वनाथ मलिक हैं,
राजपार बंगा के तहसीलदार हैं, ठीक है ना। राजपार बंगा के तहसीलदार होते हैं ये। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही थी। पूछा जा सकता है कि मेला आंचल उपन्यास के किस पात्र में जो है तहसीलदारी उनके खानदान से 3 पुश्तों से चली आ रही थी, तो कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ, ठीक है ना, विश्वनाथ के। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे ज़मीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कितने ज़मीन के? तो 1000 बीघे ज़मीन के, ठीक है। कायस्थ टोली को गांव के अन्य जाति के लोग मालिका टोली कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, यादवों का दल नया है, इनके मुखिया खिलावन यादव हैं, ठीक है ना। यादव टोली है उसके जो है खिलावन यादव मुखिया हैं, जो 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा था। इनको जो है 10 बरस पहले भैंस चराते लोगों ने देखा था। दूध घी की बिक्री जमाए हुए पैसे की बात चारों ओर बुरी तरह फैल गई थी। खिलावन को बड़ी चिंता हुई, ठीक है। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, ठीक है। चलिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। कितने आदमी पढ़े लिखे हैं मेरीगंज में? तो 10 आदमी, ठीक है ना। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई, ठीक है ना। पढ़ने का मतलब क्या है कि यानी साइन कर सकते हैं वो, और जो है तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। जो नए पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या 15 है। गांव की प्रमुख पैदावार है धान, पाट, खेसारी। रबी की फसल और कभी कभी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। गांव की मुख्य पैदावार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, धान है, पाट है, खेसारी है। कभी कभी रबी की फसल भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये हुई दूसरे परिच्छेद के बारे में। अब हम आएंगे तीसरा, ठीक है। तीसरा प्रकरण हम पढ़ेंगे। तीसरे प्रकरण में देखेंगे तो डिस्ट्री बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हुए हैं। बलदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। ऑफिसियर बाबू ने तहसीलदार साहब के राम कृपाल सिंह के सामने कहा है कि आप देश के सेवक हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसने कहा है? तहसीलदार को, कि आप देश के सेवक हैं। तो राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा है, किसने? ऑफिसर बाबू ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राम खिलावन ने डेगरी वाले खुद आकर बलदेव बुढ़िया मौसी से कहा कि घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं उस घर में कोई ठिकाना नहीं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिस घर में एक बूढ़ी नहीं उस घर का कोई भी ठिकाना नहीं। ये कौन कहता है? खिलावन। खिलावन की डेरा वाली खुद आकर, एक मिनट, खिलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, ठीक है ना। बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह जाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि डिस्ट्री बोर्ड के मिस्त्री जी के लोग आए हैं। कल के काम शुरू हो जाना है, ठीक है ना। डिस्ट्री बोर्ड से जो है मिस्त्री आए थे और कल से जो है काम शुरू करने के लिए जो है वो कहते हैं। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होता, ठीक है। कुनैन खाने से जो है जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होता। तद मटोली से महंगू दास के घर में जो है महंगू दास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे थे। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़े होकर सुन रही थी। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने की झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर, ठीक है। ये बातचीत होती है इनके यहाँ। आगे देखेंगे, पूलिया टोली, तंत्रिमा टोली, यदुवंशी टोली और गहलोत छत्रा टोली, कुर्मी टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकारी टोली, छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया। इतनी टोलियों ने वचन दिया, ठीक है। क्या वचन दिया? कि 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए कि हल फाल मोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? इस अस्पताल का घर है, ठीक है। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर है, एक डॉक्टर बाबू का घर है, एक भवनसार का है घर है और एक घर फालतू है। 7 दिनों में ही सब काम रेट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा।
अब यहाँ पे जो है चौथा प्रकरण है, ठीक है। चौथा प्रकरण में देखेंगे, महंत सेवादास इस इलाके में ज्ञानी साधु माने जाते हैं। चौथे प्रकरण में महंत सेवादास जो हैं वो इस इलाके के साधु माने जाते हैं, महान साधु माने जाते हैं। सभी समस्त पुराण के पंडित मठ में आकर लोग भूखे प्यास भूल जाते हैं। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती है, लेकिन जब महंत दासीन को लाया तो लोगों की राय बदल गई, ठीक है ना। बहुत मान जान होता है सेवादास का, लेकिन जब लक्ष्मी को ये लेकर दासी बनाकर लेके आता है तब जो लोग हैं इसको जो है बहुत बुराई इसकी करते हैं। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी, लेकिन जब महंत दासीन को ले आया तो लोगों में किराए बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत ने इसी दासीन को लेकर कितनी लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए थे। बसुमतिया का महंत कहता है कि लक्ष्मी दासी का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलित थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानून देवादास की हुई, ठीक है। कानून के मुकदमा हो जाता है तो लक्ष्मी जो कानून के अनुसार जो है सेवादास की हो जाती है ये, ठीक है। इनके साथ रहती है, इनकी सेवा करती है, ठीक है। आगे देखेंगे, सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा, महंत साहब इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिए। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया कि वकील साहब लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन आदमी की मति का क्या कहा जाए, ठीक है ना। वकील साहब को विश्वास दिलाता है कि यह मेरी बेटी की तरह रहेगी। मठ पे ले जाते ही किशोरी लक्ष्मा को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी जो है, ठीक है ना, लक्ष्मी अब जवान हुई, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत देवदास की आंखों में अपनी ज्योति खो चुका था, ठीक है ना। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। आगे देखेंगे, अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रमाण बंदगी भी नहीं करते, धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं बेविचारी है, ठीक है ना। किसके बारे में बोला गया है? सेवादास के बारे में, क्योंकि लक्ष्मी पर बुरी नज़र रखने लगता है और ले आता है उसको वकील से जीत कर, किस लिए? अपनी बेटी बना के लाता है, ठीक है ना। कि इसका कहता है कि इसका बाप जो है मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, तो उस तरह से जो है इसकी लड़की जो है मेरी बेटी हुई, लेकिन लाकर उसको अपनी दासी बना लेता है। दासी बनाने के बाद जो है जब वो लक्ष्मी बड़ी होती है तो उसके ऊपर बुरी नज़र डालता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, पुलिस चलावे पर कंडों का परिवार नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, कहते हैं आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा, हम चन्नपट्टी चले जाएंगे। कहाँ का रहता है? चन्ननपट्टी का रहता है। कहता है आप लोग यहाँ पे गांव सेवा नहीं करने देंगे तो हम चन्ननपट्टी चले जाएंगे, वहाँ आश्रम है, घर घर चरखा करघा चलता है, घर घर में औरत मदद पढ़ते हैं। महात्मा जी जमाहिर लाल रजनी बाबू के बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार ज़रूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर देते हैं, बालदेव अपने गांव को चले आओ। हम कहें कि चौधरी जी आप हमारे गुरु हैं, आपका वचन हम काट नहीं सकते, लेकिन अपना गांव तो उन्नत कर गया है, जो गांव उन्नत नहीं किया है वह वहीं से सेवा करेंगे, यानी मेरीगंज में जो है कहते हैं कि मैं यहीं रह के इस गाँव की उन्नति करूँगा। हम मेरीगंज को चन्ननपट्टी की तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि मेरीगंज को चन्ननपट्टी की तरह कौन बनाना चाहता है? तो सेवादास। कहते हैं हम अपने से गांव में झाड़ देंगे, मैला साफ कर देंगे, ठीक है। ये जो है चौथे प्रकरण में है। आगे देखेंगे, आप लोगों को विश्वास नहीं, कहते हैं सेवादास आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो पढ़ना लिखना जानते हैं। इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टैंप की छापी का क्या हुआ? 2 साल पहले की चिट्ठी है, ठीक है। चिट्ठी कौन पढ़ेगा? कहते हैं सब कौन पढ़ेगा? तो इकसुलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में हैं, ठीक है ना। पढ़ो जी कोई चिट्ठी, अब पढ़वाते हैं सब। खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा कि जाओ पढ़ दो, ठीक है ना। खिलावन है उसका लड़का है सकलदीप, उसको कहता है तुम जाओ चिट्ठी पढ़ो, लेकिन वह बड़ा शर्मीला था। हर गौरी पढ़ो जी, कहते हैं हर गौरी पढ़ो जी, वहाँ पे हर गौरी रहती है। जोर जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थर थर काँपते हो। सेवा के बदले बलदेव सिंह महाशय आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेस जनों के एक विशेष बैठक तारीख 8/12/1995 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी, ठीक है ना। ये जो है सारे लेटर में लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो है 5वें में है, ठीक है।
5वें प्रकरण में हैं हम। 6वें में देखेंगे, 6वें प्रकरण में बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है। आते ही हम कह रहे थे कि आज हमारी प्रसाद पी लीजिए बलदेव जी, प्रसाद लक्ष्मी के शरीर से सुगंध आज भी याद आती है। यानी इस प्रकरण 6 में जो है बार बार लक्ष्मी की याद आती है, किसको? बलदेव को, ठीक है ना, सेवादास को, ठीक है, बलदेव को नहीं, सेवादास को। कहता है आज भी लक्ष्मी की याद आती है। यह सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती है। बाप के मरने से कोई टूअर नहीं होता, बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तो टूअर। यहाँ बालदेव तो कुंवर है, ठीक है, बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टूअर नहीं। ऐसा लगता है कि माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई हो। वहाँ पे उसको माँ को अपनी याद आती है, ठीक है। माँ के मरने के बाद बलदेव बहुत दिन तक अजोधी भगत की तरह भैंस चराता था, ठीक है। आगे देखेंगे 7वें प्रकरण में आ गए हम लोग। 7वें प्रकरण में आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से देखेंगे। तहसीलदार साहब की बेटी कमली अब गमकौवा साबुन से नहाने, ये वो ऐसा गांव रहता है, उस गांव में जो है साबुन से कौन नहाता है? तो सिर्फ तहसीलदार की बेटी यानी विश्वनाथ की बेटी कमली नहाती है, बाकी कोई नहीं नहाता। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, खास बात है। तो सारा गांव गम गम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं कमली दीदी से साबुन मांगकर लगा लो, सचमुच प्यारू पुराना डोंगरी वाला नौकर है, बड़े मौके से वो आ गया है, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आएंगे, तहसीलदार साहब कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? यानी इसमें जो है डॉक्टर साहब के आने की जो एंट्री होती है। पछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियों की आ रही है, अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है, डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं, ठीक है। कहते हैं सब डॉक्टर साहब सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब अभी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बलदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कालिया भी आजकल जय हिंद करता है। प्यारू सामयाने में कुर्सी लाकर रखता है। यानी डॉक्टर आते हैं, उनके जो है सब उनके जो है खातिरदारी में सब लग जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अब 8वें में, ठीक है ना। 8वें प्रकरण में देखेंगे लक्ष्मी का भी इस संसार में कोई नहीं, लक्ष्मी का जो है इस संसार में कोई नहीं रहता है। सदगुरु की सेवा और कोई उसका नहीं। माँ की याद आती है, पसहरा मठ के पास अपनी झोपड़ी में याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पे चढ़ाकर मठ ले जाते थे। महंत राम गोसाई कितना प्यार करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है लक्ष्मी अपने परिवार को, अपने पापा को याद करती है। आगे देखेंगे गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिम्मल ठंडी नहीं हो पाती। एक दिन महंत साहब की बीजक लग गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रोक दिया, PDF में दे दूँगी। आगे देखेंगे 8वें में हम लोग हैं। महंत साहब, अरे रामदास जल्दी उठो, महंत साहब को क्या हो गया? महंत साहब को सदगुरु ने अपने पास बुला लिया, ठीक है। वो जो महंत रहता है ना, सेवादास, उसका चेला रहता है रामदास। तो इस प्रकरण में जो है सेवादास की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। महंत रहता है वो, महंत साहब की मृत्यु हो जाती है, तो वही कहते हैं लोग सदगुरु ने उसे अपने पास बुला लिया। सुबह के सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे, इच्छा मृत्यु है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए और रात में ही चूल्हा बदल लिए। दुनिया में ऐसी मन्नी सबको नसीब नहीं होती, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं सबसे पहले रामदास माटी देता है, उसके बाद लक्ष्मी दासिन मुट्ठी भर माटी देती है, ठीक है। फिर सफ़ेद चादर लोग डालते हैं सेवादास का, ठीक है। महंत साहब को लगाकर दास महंतों की माटी दिया। माटी देना भी नहीं जानेंगे। गांव के कीर्तनिया लोग जो है समदाउन शुरू करते हैं। ये गीत आप लोग ध्यान रखिएगा, गीत जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे दया सदगुरु के बालदेव जी बैठिए, बालदेव जी आते हैं, वो कहते हैं बैठिए। बालदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी तो संतावना देने के लिए रास्ते में जितनी बार सोची थी, दोहा कवित सब भूल गए। उसे माए जी की याद आती है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, मैंने इसको कर लिया था। अब हम 9वें में आते हैं। 9वें में देखेंगे तो डॉक्टर प्रशांत जो है इनका एंट्री होता है। डॉक्टर प्रशांत से प्रश्न पूछा जाता है। नाम पूछने के बाद हम लोग यह पूछते हैं कि जात, ठीक है, इसकी जाति पूछी जाती है डॉक्टर प्रशांत से। अपने
जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है जाति, डॉक्टर जाति है ना, डॉक्टर बताता है कि मैं डॉक्टर जाति हूँ। तो कहते हैं वहाँ के लोग कि डॉक्टर जाति, जाति डॉक्टर बंगाली या बिहारी? तो कहता है हिंदुस्तानी, जवाब में देता है, यानी हिंदुस्तानी डॉक्टर। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वाली भी जाति होती है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है कथन प्रशांत का है, कहता है जाति बहुत बड़ी चीज़ होती है, जात पात नहीं मानने वाले भी जाति होती है, ठीक है। आगे कहता है सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण हैं, कौन ब्राह्मण, गोत्र क्या है, मूल कौन है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका दाना पानी नहीं चलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के लिए भी प्रशांत को कुछ ऐसी समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ा था। वो रात भर जगा रहा। प्रशांत अपने पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई में किसी गांव के अपने परिवार के साथ सुख की नींद में सो रहा हो, यानी झूठ बोलता है कि मेरे पिता का नाम जो है अनिल बनर्जी है, हिंदू ब्राह्मण है, ठीक है ना। ये सारे यहाँ पे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं 1946 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले में हाजिर हुआ। वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था। प्रशांत के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है स्कॉलरशिप देकर। कहता है जी मैं विदेश नहीं जाऊँगा, पूर्णिया का सासा और नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा, ठीक है। कहता है मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहाँ हर साल कोसी के तांडव नृत्य हो, और पूर्णिया का पूर्वी जंगल जहाँ मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ आती है, ठीक है ना। वहीं जाकर जो है ये अपना रिसर्च करता है, ठीक है। अब हम आते हैं 10वें पे। 10वें पे देखेंगे तो डॉक्टर पत्र लिखता है ममता को, ठीक है। कहता है तुमने कहा था पहुँचते ही पत्र देना। पहुँचने के एक सप्ताह बाद मैं पत्र लिख रहा हूँ। पत्र में क्या क्या लिखता है, कहता है बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही एक दूत भेज दिए थे। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिन हुए यहाँ पे 2 बार उठ चुका है। कहने के तो डॉक्टर है, मगर हर समय नहीं खाने पीने के देह को इतना खराब असर होता है कि नहीं जानता, ठीक है। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, सारा पढ़ूंगी, बहुत देखती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा जो भी मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। देखेंगे अब 11वां पेज यहाँ पे आएगा, 11वां, ठीक है। 11वां यहाँ है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। 12वां यहाँ से है, जो मैंने हाईलाइट किया उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा पढ़ूंगी तो वीडियो। ये 13वां प्रकरण तक मैंने लिया है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं 14 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो वही पढ़ना होगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जो है मैं रोक देती हूँ, ठीक। यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो PDF ले लीजिएगा मेरे से। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये 13 प्रकरण मैंने लिया है, ओके। तो आशा करती हूँ अच्छे से आपको जो है महिला आंचल समझ में आ गया होगा। बाकी प्रकरण हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।